Screen is visible Yes, sir. properly? Yes, sir. Yes, sir. Fine. So ये जो टॉपिक है वो नरेंद्र अवस्थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेवल 1 का डिस्कशन है। क्वेश्चन नंबर 11 ये आप लोगों ने पूछा है, तो देखते कैसे सॉल्व करना है। सो बेरिलियम occurs naturally in the form of beryl. Okay. The metal is produced from its ore by electrolysis. After the ore has been converted to the oxide and then to the chloride. Then to the chloride. ठीक है. How many grams of beryllium is deposited from BaCl2 solution by a current of this that flows for 1 hour? बेटा ये तो आप बताओ बेरिलियम, इसमें क्या डाउट है बेटा? मुस्कान, इसमें क्या डाउट है? देखो ये रिएक्शन अप्रोक्सीमेट आंसर तो वो था। कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे बेरिलियम +2 से कहाँ जा रहा है? बेरिलियम 0 में, है ना? इसने चार्ज कितना लिया है वो चार्ज कैलकुलेट कर लो, या तो फॉर्मूला लगा दो ना बेटा। कौन सा वाला? जिसमें मैंने बताया था Q/96500 ना, ये हमारा मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर। अब बताओ एन फैक्टर बेरिलियम का कितना आएगा बेटा? 2 आ जाएगा यहाँ पे, बोलिए। यस सर। तो मोल आएगा n इंटू 2 इज इक्वल टू Q। निकाल लो, Q का वैल्यू कितना है? 5 एम्पियर इंटू 1 आवर। 5 इंटू 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड्स आएंगे। ये कर लो, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 3600 डिवाइडेड बाई 96500। ये आ गया किसकी वैल्यू बेटा? Q/96500 की ना। और ये किसके बराबर होगा? उसका मोल इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर 2 था, तो उसको भी इधर लेके आ जाओ, डिवाइड कर दो। अब क्या बचा रह गया बेटा? मोल। मोल क्या होता है? मास बाई मोलर मास। कितना है? 9। अब 9 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करना, जो भी आंसर आता है वही करेक्ट आंसर है। बस यही मेथड है, कुछ नहीं है ना। अब जो भी आएगा, अगर एग्जैक्ट नहीं मैच कर रहा है तो नियरेस्ट पे लेके जाना, ठीक है। आइए बेटा आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो आपने पूछा है वो है 30th। 0.5 लीटर ऑफ टिन का सल्फेट है ना। सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 30 मिनट using a current of itna. If the inert electrodes are used, what is the final concentration of remaining in the solution? देखो बेटा, सबसे पहली चीज तो ये है कि जब हम टिन को इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, राइट, अभी फिलहाल हम कुछ चीज ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि चारों ऑप्शन में मैंने देखा कि इन्होंने दे रखा है 0.342, 0.544, 0.39। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है मुझे ये बताओ। क्योंकि अब पहले मोल निकाल लो इसका, कितना मोल था इलेक्ट्रोलाइसिस से पहले? कितना मोल था? मोल ऑफ SnSO4 कितना आएगा बेटा? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। मोलारिटी कितना था? 0.5 मोलर, सॉरी 0.5 लीटर है, इंटू 0.6 है। कितना आ गया ये? 0.3 आ गया। 0.3। इतने मोल है। वॉल्यूम देख लो, वॉल्यूम कितना था? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है? वो है बेटा कितना? 0.5 लीटर। इसको लिख लो। अब इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो कितने? 30 मिनट के लिए आपने करंट पास किया 4.2। सो Q की वैल्यू कितनी आ गई? 4.2 इंटू 30 इंटू 60, ये आ गया आपका कुलम में। अब इसी को लगा लो यार आप ना, कितने गायब हुए बेसिकली। तो ये Q डिवाइडेड बाई सेम फॉर्मूला 96500 इज इक्वल टू मोल ऑफ टिन डिपॉजिटेड इनटू इट्स एन फैक्टर, जो कि 2 आएगा, क्योंकि टिन 2+ से कहाँ जा रहा होगा? टिन में। आ रहा है बात समझ में? तो अगर टिन में जा रहा होगा तो यहाँ पे देख लो आप, और उसको उठा करके यहाँ रख दो। एन फैक्टर की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ से मोल आपका निकल जाएगा। और जो मोल निकलेगा, क्यों उठा के यहाँ रखोगे तो यहाँ से मोल निकल जाएगा। जो मोल निकलेगा उस मोल को इससे माइनस करना है 0.3 से ना। कोई बताएगा कितना मोल आ रहा है? कर लेते हैं सब फटाफट। तो 4.2 इंटू 30 इंटू 60
डिवाइडेड बाई 96500, ये आ रहा है 0.078। और इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड किससे करना है, 2 डिवाइडेड बाई 2, 0.039 आ रहा है बेटा, 0.039। तो ये वैल्यू आ रही है 0.039। अब वो उतना कम कर लो यहाँ से, तो 0.3 माइनस 0.039 कितना आएगा, ये वैल्यू 0.26 आ जाएगा। 0.26 आ गया तो 0.26 मोल है, वॉल्यूम कितना है 0.5, तो कितना आ गया आंसर, 0.52 अप्रोक्स आ रहा है आंसर। सही आंसर। ना 0.5। तो बस मेथड यही था जैसे मैंने अभी आपको समझाया। सो ऐसे ही आपको कैलकुलेशन करना है। थोड़े कैलकुलेटिव हैं ये क्वेश्चंस, थोड़े लेंदी हैं, बट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इट्स वर्थ ट्राइंग। नाउ कमिंग, अच्छा एक आपने एक लूप होल देखा, इसमें क्या है, थोड़ी सी लूप होल, चलो कभी पकड़ना तब डिस्कस करेंगे, अभी मैं तो क्यों उसमें डिस्कस वॉल्यूम को उसने कांस्टेंट मान के लगभग कांस्टेंट रहता भी है बेटा ना। अगर मान लो 1 मोल भी वाटर चला गया तो कितना चला गया, 18 ग्राम। 18 ग्राम से मतलब कितना ही गायब हो जाएगा यार। 18 ml। हाँ तो नेग्लिजिबल ही है, 0.5 लीटर, दैट इज ऑल। वो नहीं है, कुछ और है, बट चलो कोई कभी कभी और बात करेंगे उस पर। फिलहाल अभी और आ जाओ, इस पे देखते हैं। एलिमेंट इंडियम इज टू बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन हैलाइड। बोल रहे इंडियम को कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, electrolysis of molten halide of an element, passage of current of 3.2 ampere for a period of 40 minutes results in the formation of 3.5 gram of indium. What is the oxidation state of indium? कितना सिंपल सा है यार, क्या कर रहे हो बेटा। यहाँ जो n आएगा वही उसका n फैक्टर हो जाएगा। इंडियम पता नहीं कहीं से आ रहा था, मान लो n से, कहाँ पे पहुंचा इंडियम n में, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, n इटसेल्फ जो इसका चार्ज है। कर लोगे क्या, बताने की जरूरत है, नो सर। ठीक है। एन फैक्टर ही है ना, वही अननोन है, बाकी सब तो वही। देखो हर इलेक्ट्रोलाइसिस में रट जाओ ये फॉर्मूला, Q बाई 96500 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल विच इज मास बाई मोलर मास इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर कैसे होता है, जिस मेटल का आपको एन फैक्टर चाहिए उसका ऑक्सीडेशन देखो कहाँ से कहाँ आया है, जितना चेंज हुआ है वही उसका एन फैक्टर होगा। एज सिंपल एज दैट यार, इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कब होता है पता है, जब रेडॉक्स की चीजें मिला देता तब। जैसे मान लो ऐसा दे दे, डाइक्रोमेट से क्रोमियम 3+ में, यहाँ एन फैक्टर निकालोगे तो थोड़ा तकलीफ है। यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, कितने का चेंज हुआ 3 का, तो यहाँ भी आंसर 3 ही आ जाता है एन फैक्टर में। इधर करते, इधर एन फैक्टर 6 आ जाता, क्यों, क्योंकि 2 क्रोमियम था इधर, दो। इधर एक ही क्रोमियम है। तो यहाँ पे फर्क पड़ता है, बाकी तो आसान आसान क्वेश्चन है। फिर 34 में क्या है, कोई ऑर्गेनो टंगस्टन कंपाउंड है ना, इतना प्रोड्यूसेस इतना ग्राम ऑफ टंगस्टन, व्हाट इज द चार्ज, फिर से वही सेम क्वेश्चन, बिल्कुल आइडेंटिकल क्वेश्चन है ये दोनों। सर और n यहाँ पे n चार्ज और फैक्टर एन फैक्टर हमेशा सेम होते हैं क्या? चार्ज और एन फैक्टर तो सेम ही हो जाएगा ना, अगर जीरो में जाना हो तो। अगर बताओ कहीं से जीरो में जा रहा हो, जैसे मान लो m है, प्लस n से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तभी तो जीरो में जाएगा ना। तो यहाँ पे जो n है, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, वही वही उसका चार्ज है, वही उसका एन फैक्टर है। इसकी मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा क्योंकि मेटल यस। तो ना, तो वो तो हमेशा वही हो जाएगा। यस सर। ठीक है बेटा, मुझे लग रहा है प्रॉब्लम एन फैक्टर में है, आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है। सर पायल वेटिंग रूम में है, उसे ऐड कर लो। हो गया अभी, ठीक है, समझ आ गया ये, आगे बढ़ो। यस सर। 37 में देख लो, इन एन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कॉपर वाज प्लेटेड आउट इन कैथोड इन अ टाइम इट टेक्स टू लिबरेट 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी एट एनोड। ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसमें बोल रहा है कि कोई कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो ऑफ कोर्स इसमें वाटर भी है, तो H+OH- है। अब बोल रहा है कि यहाँ मान लो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो नेगेटिव पे कौन जाएगा, कॉपर जाएगा इस बारी, सॉरी कॉपर ही जाएगा, और H+ आयन रह जाएगा, और पॉजिटिव पे कौन जाएगा, OH-, क्योंकि सल्फेट उतना है नहीं।
तो अब बोल रहा है कि भाई जितने देर में O2 कितना इवॉल्व हुआ है, 5.6 लीटर O2 आया है एसटीपी पे, उतने देर में आप यहाँ बताओ कितने कॉपर डिपॉजिट होंगे। मास ऑफ कॉपर पूछ रहा है क्या, आई गेस ग्राम्स ऑफ कॉपर, मास ऑफ कॉपर। तो यार बताओ, सबसे सिंपल सा चीज क्या है कि जो Q बाई 96500 की वैल्यू है, ये तो फिक्स रहेगी ना, क्योंकि जो चार्ज है वो तो आपने सेम ही पास किया होगा दोनों जगह, कैथोड एनोड पे अलग अलग तो हो नहीं सकता। तो Q बाई 96500 की वैल्यू को क्या मैं कर दूं, n इंटू एन फैक्टर, और ये दोनों का इक्वेट कर दूं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, n इंटू एन फैक्टर ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड मस्ट बी इक्वल टू n इंटू एन फैक्टर फॉर ऑक्सीजन इवॉल्व। इतना आसान सा इक्वेशन है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। तो अब खत्म कर देते हैं भाई। कितना मोल है नहीं मालूम, उसका मास ले रहा हूँ, मोलर मास कितना होता है 63.5 इंटू एन फैक्टर 2 होगा कॉपर का। इसका मोल कितना है 5.6 अपॉन 22.4 अप्रोक्सीमेटली, याद है ना। एनटीपी पे वॉल्यूम कितना होता है, मोल ऑफ O2 निकालना हो तो वॉल्यूम एट एनटीपी अपॉन 22 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 4 लेते हैं वो, वैसे एसटीपी पे वो 7 होता है। चलो रफली चल जाएगा काम हमारा। इनटू एन फैक्टर O2 का कितना है, तो बहुत सबसे इंटरेस्टिंग चीज यही है, और ये मैंने बहुत स्ट्रेस देके आपको करवाया था क्लास में, कि O2 जब भी प्रोड्यूस होता है OH माइनस से, जिसमें ऑक्सीजन का -2 है, तो चेंज 2 का हुआ, बट O2 में डबल ऑक्सीजन है तो एन फैक्टर 4 होता है। तो इसलिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको एकदम से आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो 5.6 इंटू 4, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये गायब हो जाएगा पूरा पूरा। तो मास विल बी बेसिकली 63.5 बाई 2 ग्राम, यही आंसर आएगा उसका, 31.75 ग्राम आ जाएगा। यस आसान क्वेश्चन है यार ये सब ना इलेक्ट्रोलाइसिस के, थोड़ी और प्रैक्टिस करो तुम लोग। लास्ट मोमेंट पे जब एग्जाम आता है तब प्रैक्टिस करोगे तो कैसे होगा काम। मोल्टेन लिथियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, lithium metal is formed at cathode. If current efficiency is 75%, then how many grams of lithium are liberated? When 96 ठीक, देख इसमें ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि करंट की एफिशिएंसी 75% का मतलब क्या है कि बाकी जो 25% है यार वो लॉस हो जा रहा है कहीं, ठीक है। तो आपको क्या समझना है, जो चार्ज इसने दिया उसका 75% ही एक्चुअल में कन्वर्ट हुआ, तो 1930 दिया था कूलम, उसका 70% निकाल लो, ये आया चार्ज, दिस इज Q कंज्यूम्ड, रियली में जो कंज्यूम हुआ। अब Q अपॉन 96500 कर दो, ये आ गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। अब इसको इक्वेट कर दो यार, LiCl से Li में एन फैक्टर कितना होगा 1, तो नंबर ऑफ मोल यानी मास ऑफ लिथियम क्लोराइड इंटू 7 और एन फैक्टर 1, क्योंकि लिथियम प्लस से कहाँ आ रहा है वो लिथियम, तो सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। यहाँ बस ये था कि चार्ज का 70% को ही बस यूज करना है। आगे बात समझ में। यस सर ना यहाँ देखो वर्ड भी सही लिखा है मोल्टेन, क्योंकि अगर एक्वस लिख देता तो लिथियम आता भी नहीं, उसके जगह H2 आ जाता, है ना। आइए चलिए आगे बढ़ते, सर 42 हो गया था। 42 हो जाएगा, यस सर। चल ठीक। 1 molar solution of H2SO4 is electrolyzed. Select the right statement with products at anode and cathode respectively. देख दोनों का E नॉट दिया हुआ है, सल्फेट अगर ऑक्सीडाइज हो तो उसका E नॉट ऑक्सीडेशन दे रखा है, और H2O ऑक्सीडाइज हो तो उसका E नॉट ऑक्सीडेशन दे रखा है। बता इन दोनों में कौन डिफिकल्ट है ज्यादा, ये डिफिकल्ट है क्योंकि लो वैल्यू है यस सर सल्फेट से, इसलिए तो मैंने बोला था कि बेटा आपको O2 मिल जाएगा जब वाटर सामने रहे। 1 मोलर दिस इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, सेलेक्ट। सर लेकिन यहाँ पे सल्फेट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा नहीं है OH से। कर लो बाबा, उसी से कर लो ना, आपको ई सेल निकालने के चक्कर में पड़े हो, नहीं मतलब मैं ईएमएफ तो ये निकालना देख चाह रहा रहे था हो। कि ई कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ई नॉट कर लो -1.23 -0.059 बाई 4 कर लो, 2 कर लो, यहाँ पे तो 2 दिया हुआ है। एंड लॉग ऑफ बता H प्लस आयन कितना होगा 1 मोलर में, लॉग ऑफ इसका कंसंट्रेशन कितना होगा। H प्लस आयन इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान ले 1 है, H प्लस आयन का होल स्क्वायर, तो यानी H प्लस आयन का होल स्क्वायर करेगा तो ये 2 गायब हो जाएगा। H प्लस आयन की वैल्यू कितनी होगी 1 मोलर में, 10 के पावर -1 मोलर मतलब
2H प्लस आयन दे रहा है, 2 मोलर आ गया। Yes, अब sir. 2 मोलर की वैल्यू कितनी होगी, यही उठा के रख दे यहाँ पे 2। तो यार log 2 की वैल्यू तो 0.3 होता है, और ये नेगेटिव में 0.06 इंटू 0.2 कितना आ जाएगा भाई ये बता। माइनस में 0.00 आई थिंक 12 आएगा, एक बार देख लो। सॉरी सॉरी सॉरी, 1 to 3 के डेसिमल प्लेस पे लगाना है ना, तो 1 to 0.012 नेगेटिव इतना ही माइनस कर रहा है, इसको इतने में से माइनस कर दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या खास इस पे? अच्छा, खास फर्क पड़ेगा नहीं ना। जब हाईली कंसंट्रेटेड हो तो भाई ये 1 मोलर इज नॉट अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। मतलब वो जो ऐसे नहीं आता 98% H2SO4 हो गया, जिसमें मोलैरिटी 12 मोलर 15 मोलर आ जाता है, वैसी चीजें कॉन्सेंट्रेटेड वाले फॉर्म में जाएंगी। जब आईएनसी एकदम 1 मोलर इज ओके वैल्यू ओनली, ठीक है। okay, मेरे yes, ख्याल से sir. कर लोगे, हाँ। Yes, sir, हो गया था, अब सोचो, उससे बस ये डाउट था। तो फिर तो यार वाटर निकलता चला जाएगा, वाटर कम होता चला जाएगा, तो कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा H2SO4 का। आ रहा है बात समझ में? Yes, sir. क्योंकि Yes. H2SO क्योंकि वाटर H2SO खत्म होगा तो, हाँ जी बिल्कुल। चलो 47 देख लेते हैं। When a solution of AgNO3 is electrolyzed using platinum anode and copper cathode, what are the products obtained at 2 electrodes? अच्छा बहुत बढ़िया। तो ये बोल रहा है एनोड आप किसका बनाओ, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यानी नेगेटिव आयन का होगा, यानी इसको पॉजिटिव बनाता हूं। तो ये कैथोड है, कैथोड बोल रहा है कॉपर का है, एनोड किसका है बेटा, प्लैटिनम का है। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड एट 2 AgNO3? NO3 माइनस है, और भाई वाटर है तो H2O से H प्लस एन OH माइनस आएगा ही। तो भाई H प्लस किधर जाएगा, कैथोड पे। Ag प्लस किस पे जाएगा, कैथोड पे। H प्लस जाएगा कैथोड पे, इन दोनों में फिर कैथोड पे Ag प्लस नहीं जाएगा। मैं क्यों जाना चाहिए उसको? तो कैथोड पे तो Ag प्लस जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, बिल्कुल Ag प्लस जाना चाहिए। तो इसमें नहीं दिया है क्या इन्होंने कैथोड पे Ag प्लस? दिया हुआ है, सर। तब फिर क्या डाउट है, H प्लस OH माइनस में Ag प्लस जाना चाहिए कैथोड। रिडक्शन पोटेंशियल से तो वही वैल्यू आता है ना भाई। यहाँ मर्क्यूरी वगैरह होता तब डाउटफुल हो जाता थोड़ा, मर्क्यूरी होता तो भी खैर मेटल यही है तो यही जाता, और इधर में तो यही OH माइनस ही जाएगा ना बेटा, इसमें क्या दिक्कत है? सर इसमें जो बीच वाला है उसकी जो नोटेशन लिखी है वो मतलब इस तरीके से लिखी है इन्होंने, कौन सा बीच वाला? जो E0O2H प्लस स्लैश मतलब H2। ये बताना चाह रहे हैं कि रिडक ये O 0 से लेके -2 में जा रहा है ना, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन इन्होंने दे रखा है। आप अभी फिर H ऑक्सीडेशन प्लस क्यों लगा दिया बीच में? तो लगाया ना। अरे यार जब तुम इसको बैलेंस करोगे तो ऐसे ही आएगा ना, करके देखो एक बार, बिना H प्लस से कैसे उधर की तरफ जाएगा। अरे बेटा तुम O2 से H2O कैसे पहुंचोगे, हाइड्रोजन कहाँ है? ये से मतलब हाँ ऐड करना ही पड़ेगा तो उससे। यार खुद दिमाग लगाओ यार ये सब चीजों में, है ना। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, लिखोगे तब ना, फिर बस देख करके सोचोगे तो कैसे होगा। हाँ जी आगे चलते हैं, आप हो जाएगा, आप कुछ बताने की जरूरत है इस पे? नो सर। ओ सर। चल ठीक है आगे बढ़ते हैं। 56 है, ये क्यों पूछा सर है अब हो इसका? जाएगा 56। 59 देख लेते हैं, इसमें क्या है। द सेल यूजिंग दिस कान इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय, देखना Hg2Cl2 से कहाँ गया ये, Hg में। कुछ समझ आया ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, कैसा इलेक्ट्रोड है? सर ये इसी का क्या हो रहा है, +1 ऑक्सीडेशन। से रिडक्शन, रिडक्शन +1 से। तो इसका तू कैथोड बना दे, इसका एनोड बना दे कॉपर से। तो कॉपर से Cu+2 का एनोड बना दे, ये सही है। और दूसरे वाले का कैथोड बना दो।
तो कॉपर से कॉपर +2, हाँ लेकिन ध्यान रखना क्लोराइड आयन है सोल्यूशन में, तो ये मेटल मेटल इनसॉल्युबल वाली बात याद आई कुछ? Hg2Cl2 in the presence of Hg in the presence of Cl-, आप इस Cl- को इधर उधर कर सकते हो, पहले भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका ऑर्डर वही रहना। तो मैं देखूं तो ये तो गलत दिख रहा है क्योंकि क्लोराइड आयन इसमें फ्री दिख नहीं रहा है। इसके अंदर मैं देखूं तो Hg2Cl2 ये मुझे ठीक दिख रहा है ना? और कोई दिखा है क्या? नहीं, और तो कोई नहीं दिख रहा है। तो यही तो है बाबा सी वाला, इसमें क्या दिक्कत है बेटा? क्या इस रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चन नहीं करे हैं क्या हम लोगों ने क्लास में? आ गया समझ में और एक्सप्लेन करूं मैं? हो गया सर। प्रैक्टिस डिलेड मत किया करो यार तुम लोग ना, साथ के साथ किया करो। आगे देखते हैं चलो। हाँ जी बताइए 69 में क्या डाउट है? From the following half cell reactions and their potentials, what is the smallest possible standard EMF for spontaneous reaction? What is the smallest possible standard EMF for spontaneous reaction? इन तीनों का कॉम्बिनेशन करा रखा है यार, इन तीनों के हिसाब से तुम देख लो। एक को ऑक्सीडेशन एक को रिडक्शन कराने की कोशिश करो आप। जैसे देखो सारे रिडक्शन वाले दिए, अगर मान ले इसका रिडक्शन और इसका ऑक्सीडेशन करा दे तो जो ईएमएफ बनेगा उसका तो सेल पोटेंशियल नेगेटिव आ जाएगा। यस। तो उसको तो लेने का कोई मतलब है नहीं। इसका नेगेटिव है तो इसका उल्टा करा तू, इसका क्या करा दे? ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन कराएगा तो कितना आएगा? 1.05। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो गया और किसी का भी तू रिडक्शन कराता है इनमें से तो भी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी भाई, क्योंकि 1.05 और इनको एज इट इज ऐड करना होगा। तो वैल्यू इसने क्या बोला है कि मिनिमम पॉसिबल बताओ। तो मैं क्या करूं, पास पास वाले वैल्यूज को ले लेते हैं, जो जो एकदम पास पास वाले हैं, जैसे ये दोनों पास पास। अब इनमें एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, जैसे इसका ऑक्सीडेशन करा दो ताकि ये -0.28 बन जाए और इसका रिडक्शन करा दो यानी ये 0.56 बन जाए, दोनों को जोड़ दो कितना आएगा? 0.28 आएगा। तो इसका आंसर डी आएगा। सर बट इस मेथड से फिर ऐसा ये दूसरा क्वेश्चन है वो नहीं हो रहा था। कौन सा बेटा बताओ? 22 नंबर बोलो। 20। 72 वैसा ही क्वेश्चन है। आ जाओ Yes, देखते हैं, sir. आ जाओ देखते हैं। Consider the following half cell and associated standard half cell potential determine the maximum voltage that can be obtained। यहाँ देखो क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज बोला है। इसके ऊपर वाले में क्या था? स्मॉलेस्ट पॉसिबल बोला था। मैक्सिमम बोलता तो मैं क्या करता कि भाई जिसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसको मैं ऑक्सीडाइज कराऊं, जिसका हाईएस्ट लोवेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है, सॉरी हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, उसको मैं रिडक्शन कराता हूँ। यहाँ स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछा है तो मैंने उसके हिसाब से पास पास की वैल्यू देखी। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तो इनमें देखूंगा कि जो सबसे सभी रिडक्शन दिया हुआ है तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल इनमें किसका है? इसका है। बोलो, अग्री करते हो? यस सर। और sir. सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? सबका रिवर्स कर लो, ये 0.86 है, ये 0.43 है, ये 0.14 है और ये माइनस में है, तो ये तो बेकार हो गया। इन तीनों में ये भी यूज नहीं, ये भी, ये कर लो। तो भाई ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, याद है ई सेल का वैल्यू कैसे हम लोग निकालते थे? ई नॉट ऑक्सीडेशन एट एनोड प्लस ई नॉट रिडक्शन एट कैथोड, यही था ना? तो ऐड कर लो भाई, 0.86 कर लो और दूसरा क्या कर लो, ये 0.49। क्या आंसर नहीं आ रहा है ये ऐड करने पे? सर यही पूर्वा आंसर है। आ जाएगा सर। ओके समझ सर आया? एक तो और आप भी क्वेश्चन को कर मिस इंटरप्रेट कर रहे हो। उसमें क्या लिखा हुआ था कि मैक्सिमम पोटेंशियल यहाँ लिखा है, वहां मिनिमम लिखा हुआ है। ठीक है चलो। ओके और आगे देखते हैं 69 बताना है। 69 नहीं ये सर हो तो वो गया, वो तो गया। 75 75 देख लेते हैं क्या है ये। Based on the following information, arrange 4 metals A, B, C and D in order of decreasing ability to access reducing agent।
अच्छा अच्छा, ये बोल रहा है रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में हमें करना है, तो सबसे पहले इनकी रिएक्टिविटी सीरीज बना लेते हैं ना। तो बोल रहा है ओनली ए बी एंड सी रिएक्ट्स विद 1 मोलर HCl टू गिव H2। इसका मतलब हाइड्रोजन से ये ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में ए बी सी, समझ में आता है। नीचे क्या है, डी होगा फिर, ये सुनो, यस सर। क्योंकि हाइड्रोजन वही निकाल पाएगा ना जो इससे ऊपर हो, वही तो H को डिस्प्लेस कर पाएगा, H प्लस को डिस्प्लेस करके H2 बना पाएगा। एंड C is added to the solution of the other metal ion, the metal B and D are formed। बोल रहा है कि जब C को ऐड कर रहा है B प्लस एंड D माइनस वाले में, तो इसमें से बोल रहा है कि C अंदर आ रहा है और इनको बाहर किक आउट कर दे रहा है, B D एंड दूसरा भी है जो A है, A लेकिन नहीं निकल रहा है। इसका मतलब कि C is more reactive than B D, लेकिन A को नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब A उनसे भी ज्यादा रिएक्टिव है, C से भी ज्यादा। बोलो, यस सर। तो खत्म हो गया ना क्वेश्चन। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ, ए, फिर कौन आया, सी, फिर बी डी से पहले हाइड्रोजन आ गया, सॉरी बी ऊपर आएगा एंड फिर क्या आ गया यहाँ, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन से नीचे हमें मालूम है कि सिर्फ डी ही है। यही हो गया इनका रिएक्टिविटी सीरीज का ऑर्डर। आ गया समझ में, या मैं और एक्सप्लेन करूं? नहीं सर, हो गया सर। अब क्या करना है भाई, इसमें क्या बोल रहा है यार, मेटल सी डज नॉट रिड्यूस ए प्लस एन आयन मेटल, मेटल सी डज नॉट, ये कहां से रिड्यूस कर पाएगा भाई, सी यहाँ है, ये कहां से रिड्यूस कर पाएगा, ये तो ए तो उससे ज्यादा रिएक्टिव, ये तो ऊपर वाले में ही खैर हो गया था, बट चलो तीसरे स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं थी। हाँ जी, अब किसी ने क्या पूछा है, एबिलिटी टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो बस भाई जो ऊपर वो अच्छे रिड्यूसिंग है, यही ऑर्डर ही हो गया जो मैंने लिखा हुआ है। एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट ए सी बी होगा, हाइड्रोजन बहुत, मतलब डी तो बहुत ही नीचे आ गया। आगे बात समझ में? यस सर। सब क्वेश्चन वैसे बच्चों होने चाहिए आप लोगों से ना। आइए देख लेते हैं भाई, 86 देखना है। तो इसका आंसर गलत आ रहा था। और देख लेते हैं। A solution containing H plus ion, D plus ion is in equilibrium with a mixture of H2 and D2 in gases at 25 degrees Celsius. If the partial pressure of both gases are 1 atm, find the ratio of D plus and H plus. Solution containing H plus ion and D plus ion in equilibrium with a mixture H2 and D2 gases at 25 degrees Celsius. The partial pressure of both gases are 1. Find the ratio of D plus to. अच्छा, इसने दे तो रखा है बेटा, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? तो आंसर गलत आ रहा था उसमें। आओ देखते हैं, ठीक है। एक काम करता हूं, मैं इसको उल्टा लिख लूं, D2 से 2H प्लस आयन को रिएक्ट करा करके H2 प्लस 2D प्लस लिख दे रहा हूं, और इसका जो E0 है सेल का, वो देख, इसकी वैल्यू पॉजिटिव कर दूं, हाइड्रोजन का तो 0 ही होता है। यस सर। आ गया ये? हाँ, अब बता, अब एक बात बता, इसने बोला है क्या कि इक्विलिब्रियम पे हैं, डेल्टा जी 0। ई भी 0 होएगा सिंपली। यस E सर। 0 हो गया, तो E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.059/2 लॉग ऑफ, ये दोनों का प्रेशर इक्वल बोल रहा है, तो ये तो गायब ही हो गया, तो ये आ गया D प्लस अपॉन H प्लस का होल स्क्वायर। अब ये ऊपर स्क्वायर करूं और ये गायब कर दूं, यहां से चलेगा? उठ के यस तो सर। इधर ही आएगा वो। क्या क्वेश्चन खत्म नहीं हो गया भाई? इसको इधर भेज दो, ये आ गया सर एक 0.059। H प्लस का स्क्वायर भी तो था, वो D प्लस से कैंसिल हो जाएगा, वो 0.059/2 ही रहेगा नीचे। क्या क्या बोल रहे हो तुम? दिमाग तुम्हारा फिर गया है क्या?
So h ऊपर plus स्क्वायर नीचे स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाते हैं स्क्वायर, no, sorry. मतलब ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर Sorry. बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। चल अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। Yes, sir. चलो ठीक है। आओ, चलो। जी, और बताओ भाई, इसमें और कोई डाउट? किसी ने कुछ पूछा ही नहीं मेरे से यार, खत्म ही हो गया ये तो। और कोई डाउट है? ये 111 मैं खुद ही से बता दूं या सर भी मत बताओ। करना है अभी ये। So बता दो। मेरे ख्याल से ना यहाँ तक पहुंच पाओ इसके चांसेस थोड़े कम है तुम लोग ना, कि इसकी जो थियरी है वो मैंने एज्यूम कर लिया था कि आप रिलेट कर पाओगे, बट इट इज क्वाइट डाउटफुल। बट ना ठीक है, चलो देख लेते हैं एक बार। थोड़ा थियरी समझ लो ना, इट्स मोर लाइक थियरी, इसको दिमाग में रखना है ना। अच्छे से सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक। ये जो बेटा डीई बाई डी है ना, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ सेल। डीई बाई डी को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर या कोएफिशिएंट। हाँ जी, इसको बाद में आप नोट कर लेना, मैं अपलोड कर दूंगा। दिस इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल, ठीक। अब इसकी वैल्यू कैसे रिलेट करते हैं इंट्रॉपी एंड बाकी चीजों से, तो वो मैं दिखा दे रहा हूं आपको, उसको देख लो अच्छे से, ठीक है। आप सबको मालूम है क्या होता है बेटा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बोलो भाई। Yes, sir. और आपको ये भी मालूम है, अगर मैं इक्वेशन लिखूं g इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, इसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो dg इज इक्वल टू डी एच, और dh को मैं लिखूं तो dh को क्या मैं लिख सकता हूं, du प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी यस सर। माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, पूरा लिख सकता हूं। अब आपको du प्लस पी डी वी, अगर कोई अदर वर्क वगैरह नहीं हो रहा है तो du प्लस पी डी वी एंड टी डी एस, ये क्यू होगा तो ये माइनस क्यू होगा। ये टी डी एस माइनस क्यू कहाँ से हुआ, क्योंकि डी एस इज इक्वल टू क्या था, डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी। तो टी डी एस क्या होता है, डी क्यू के बराबर है ना। ये क्यू माइनस क्यू हो गए तो ये गायब हो गए टर्म, तो ये पूरा पूरा चीज क्या रिड्यूस होकर आ गया, वी डी पी माइनस एस डी टी ना, वी डी पी माइनस एस डी टी। अब आप इसको अच्छे से लिख लो तो क्या आ गया, डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, टेम्परेचर कांस्टेंट एट कांस्टेंट टी, ये तो गायब हो जाएगा बेटा, जीरो हो गया। तो क्या आ जाएगा, डी जी इज इक्वल टू वी डी पी। ये सुनो। यस सर। और अगर मैं बोल दूं कि एट कांस्टेंट प्रेशर, फिर क्या होगा, डीजी जीरो। वी डी पी, सॉरी क्या था, एस डी टी था ना। अगर मैं बोल दूं प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो ये टर्म गायब हो जाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि dg एट कांस्टेंट प्रेशर कैन बी रिटन एज माइनस एस डी टी। अब यहां से इंट्रोपी के लिए तो दोनों तरफ डिफरेंशियल ले ले, d ले ले दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा, या s को यहां से लिखना सीख जाओ, s इज इक्वल टू माइनस डी जी अपॉन डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जब एक वेरिएबल कांस्टेंट है तो d के बजाय डेवा टर्म यूज करते हैं, डेवा। यहाँ पे भी डेवा कर लो, मतलब थोड़ा सा पार्शियल डिफरेंशियल जिसको बोलते हैं, डेवा टी ना। अब डेल्टा एस की मैं बात करूंगा तो क्या बोलेगा तू, डेल्टा ऊपर भी हो जाएगा न्यूमरेटर में भी, डेवा डेल्टा जी अपॉन डेवा टी। ये आता है रिलेशन एंट्रोपी चेंज का। डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस, ये फाइनल जो रिलेशन है हमारा क्या है, डेल्टा एस निकालना हो तो माइनस टाइम डेल्टा जी अपॉन डेवा टी। अब डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, माइनस एन एफ ई, इसको रख दो। सो माइनस डेवा अपॉन डेवा टी माइनस एन एफ ई। अब बेटा एन एफ दोनों बाहर आ जाएंगे, माइनस माइनस गायब हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू माइनस माइनस गायब, एन एफ डेवा ई बाई डेवा टी।
यही टेम्परेचर कोफिशिएंट है। तो डेल्टा एस की जो वैल्यू फाइनल आती है वो आती है n इंटू एफ डीई बाई डी टी। तो अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आपसे होगा ही नहीं। तो मैंने शुरू कहाँ से किया? मैंने शुरू यहाँ से किया, यहाँ से इसको नॉर्मली एक्सपैंड किया और करने के बाद ये एक फाइनल रिलेशन आया जो कि कांस्टेंट प्रेशर पे, एट कांस्टेंट प्रेशर एंट्रोपी कैन, मतलब डेल्टा जी कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी एज एस इनटू चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, देखो ना। अपने TDS को मतलब माइनस क्यू, वहाँ तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो ही मतलब T इंटीग्रल के बाहर आएगा। क्या बोल रहे हो यार तुम? मतलब इंट्रोपी DS तो वो होता है, सॉरी, इंटीग्रल ऑफ dq/t होता है, तो इंटीग्रल से T बाहर कैसे आ गया? इंटीग्रल कहाँ है? डीएस की बात हो रही है तो डी क्यू बाई टी है ना। डेल्टा एस की बात होती तब ना आता वो इंटीग्रल जी। अच्छे से बस डीएस तो इसको लिख सकते हैं ना। ये ठीक, अच्छा, ये है पूरी पूरी चीज। सो मतलब फाइनल ये था कि भाई फॉर्मूला ये है सेल का। एक बार आप मॉड्यूल में भी देख लेना, टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया होगा जो मैंने आपको मॉड्यूल शेयर किया है, उसमें चेक कर लेना, एक बार रीड कर लेना उसको। और अगर आप उस डेल्टा जी के एक्सप्रेशन को जो माइनस एनएफई था वो यहाँ रखते हो और डेल्टा एस वाले एक्सप्रेशन को यहाँ रखते हो तो एक और एक्सप्रेशन यहाँ निकल के आएगा। जो डेल्टा एस हमने निकाला है उसको यहाँ रख दो, डेल्टा जी माइनस एनएफई कर लो, तो सीधा सीधा एक इक्वेशन आ जाएगा जिसमें डेल्टा एच भी एक उसका पार्ट है। हीटिंग कूलिंग ऑफ द सेल आता है यहाँ पे, राइट। तो फिलहाल अभी इतना ही दिमाग में रखो कि भाई ये चीज ऐसे होती है। सर ऐसे क्वेश्चन टेस्ट में तो नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। मैं तो उस समय टेस्ट करना चाह रहा था कि आप यहाँ तक पहुंच पाओगे, जो कि काफी डिफिकल्ट मुझे लगा, तो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया। देखो यार, 25 क्वेश्चन में कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे डालूंगा ना यार, जिसमें तुम लोगों का थोड़ा एक्सपोज हो पढ़ाई, सोचने की एबिलिटी यस सर। ना। 20 क्वेश्चन के आसपास मैं ऐसे डाल सकता हूँ जो कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करके आओ तो उसमें कर ले जाओ। उस 20 में भी कम से कम ऐसे 5-6 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि सीधा सीधा क्लासरूम का ढंग से कोई पढ़ के आए। 6 क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन तक ऐसे रहते हैं 50%, जो अगर ढंग से क्लासरूम का नोट्स वगैरह पढ़ के आओ तो इतने नंबर आने चाहिए। अब वही है, कैसे आप एग्जाम प्रेशर को हैंडल करते हो उसी पे। फाइन, सो वी आर डन विद दिस होल डिस्कशन। हाँ जी बताइए। सर थर्मोडायनामिक एफिशिएंसी क्या होता है? थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी, ओके, ये वर्ड कहाँ से सुना तुमने? 112 में। दिखाओ। देखो बेसिकली क्या होता है बेटा कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उससे निकलने वाली एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर हम डेल्टा एच बोलते हैं, अगर Yes, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। yes, sir. लेकिन इसका पूरा पूरा पार्ट डेल्टा जी में तो हो नहीं पाता, बल्कि इसमें से कुछ टी डेल्टा एस निकल जाता है तो ही जो डेल्टा जी है। और ये डेल्टा जी ही वैसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको हम इफेक्टिवली वर्क में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी का मतलब कितना क्या हुआ, कितना एनर्जी को हम वर्क के फॉर्म में यूज कर सकते हैं डिवाइडेड बाई कितना एक्चुअल में रिलीज हुआ, एक्चुअल में मॉड वैल्यू इंटू 100। Okay. तो अब अगर आप देखने की कोशिश करो तो डेल्टा एच डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच दोनों ही नेगेटिव होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल्टा जी माइनस एन एफ ही हो जाएगा और डेल्टा एच नीचे, वो तो क्या सर ये एक आएगा। बार 150 का भी बता दो एक बार आप। सर अपने मॉड लगाया हुआ है तो फिर प्लस ही नहीं हो जाएगा? अरे बेटा मेरे कहने का मतलब ये था कि ये वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। इसमें देखना ये पॉजिटिव नहीं है क्या, माइनस एन एफ ई अपॉन डेल्टा एच विच इटसेल्फ इज अ नेगेटिव वैल्यू, तो ये माइनस माइनस मिलके पॉजिटिव नहीं हो गए। अच्छा, ओके सर। हाँ बता कौन सा और डाउट है? सर 150। 150, ये देख ले, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब आप अगर इसको ध्यान से देखने की कोशिश करो बेटा
तो इसमें दोनों सॉल्यूशन दे रखा है, वीक एंड स्ट्रॉन्ग दोनों, HCl भी दे रखा है और HCN भी दे रखा है। अब एक बात बता, जब तू ऊपर से क्या डालेगा NaOH, तो पहले किसको खाएगा? ये स्ट्रॉन्ग को। यस सर। स्ट्रॉन्ग को खाएगा तो H+ जो फ्रीली मिल रहा था सॉल्यूशन में वो गायब होगा, तो कंडक्टिविटी बहुत तेजी से डिक्रीज करेगी। अब सारा Yes. ये खत्म हो गया। अब तू ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेगा तो HCN बहुत कम आयोनाइज होता है, तो HCN के साथ NaOH जाते ही उसको रिएक्ट करके NaCN बनाएगा, आयंस बढ़ाएगा, और कोई खास H+ आयन सॉल्यूशन में था ही नहीं, तो उसको कम करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो आयंस अगर बढ़ रहे हैं सॉल्यूशन में तो कंडक्टिविटी हल्के हल्के से बढ़ेगी। उसके बाद क्या है, जैसे ये पूरा HCN खत्म हुआ, सारा सारा NaCN बन गया, उसके बाद तो जब डाल रहे हो आप NaOH, तो अब सॉल्यूशन में OH माइनस आने लग गए, तो फिर से एकदम बड़ी तेजी से बढ़ेगा। तो आंसर होगा कि पहले घट रहा है, फिर स्लाइटली बढ़ रहा है, और फिर ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, यानी डी। क्योंकि सी में क्या है, आया कांस्टेंट हो गया फिर बढ़ गया। यस सर, ठीक। चलो ग्रेट। सो आई होप कि आपके सारे क्वेरीज हैंडल हो गए हैं। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम। दैट्स ऑल। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. ऑलराइट।